हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों? बढ़िया। अपन पढ़ रहे थे रे ऑप्टिक्स के बारे में और पिछले लेक्चर्स में अपन ने चर्चा कर ली थी प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। और आज अपन प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। तो आइए बच्चों करते हैं न्यूमेरिकल्स। देखिए, इस क्वेश्चन को हल करने से पहले आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। बेटा जी, आपके सामने ऐसा लिखा हो n21, जैसा मैं बता चुका हूं कि अपवर्तनांक को n या म्यू से लिखते हैं। आप n से लिख दो चाहे म्यू से लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? तो यहां पर जो लिखा होता है उस माध्यम का अपवर्तनांक और यहां पर जो लिखा होता है उसके सापेक्ष, तो मैं क्या लिखूंगा? माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। अगर मैं इसको बोलना चाहूं तो ऐसा भी बोल सकता हूं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विथ द रिस्पेक्ट ऑफ मीडियम फर्स्ट। इसका फॉर्मूला अपन जानते हैं बेटा जी। अगर मैं आपसे इसका फॉर्मूला पूछूं तो आप ऐसा लिख दोगे कि ये जो 2 है तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऊपर और यहां पर है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स नीचे, ठीक है। जहां पर n2 का मतलब क्या है? माध्यम 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड। और n1 का मतलब क्या है? माध्यम 1 का निरपेक्ष अपवर्तनांक। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करने हैं तो आप एक कंसेप्ट अपने दिमाग में फिट कर लो कि यहां पर जो लिखा होता है उसका अपवर्तनांक ऊपर आएगा और यहां पर जो लिखा होता है उसका अपवर्तनांक नीचे आएगा। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं जेंटलमैन। देखो, आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है जो राजस्थान बोर्ड RBSC का क्वेश्चन है। राजस्थान बोर्ड की जो बुक है उसका क्वेश्चन है बेटा जी, सुनना। जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 व 3/2 है। तो जेंटलमैन, ये जो अपवर्तनांक है इनको मैं निरपेक्ष अपवर्तनांक बोल सकता हूं या क्या बोल सकता हूं? अपवर्तनांक बोल सकता हूं। तो मैं ऐसा लिख दूं कि दिया गया है, आपको कहा है कि जल का अपवर्तनांक कितना है, तो ऐसा लिख दूं कि n ऑफ वाटर, ठीक है। कितना है बेटा जी? 4/3। और उसके बाद कांच का कितना है? तो n ऑफ ग्लास कितना है? 3/2। मैं यहां पर ऐसा भी लिख सकता हूं विद द रिस्पेक्ट ऑफ एयर, विद द रिस्पेक्ट ऑफ एयर, क्योंकि आपको पता है अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक न्यूमेरिकल्स में इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है जेंटलमैन। तो मैं इसको ऐसे ही लिख दूं, ठीक है। चलो, अब देखो पूछा क्या है कि जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए यदि प्रकाश किरण कांच से जल में गमन करती है। तो बेटा जी, आपको ज्ञात किसका करना है? तो आपको किसका ज्ञात करना है? जल का। तो मैं ऐसा लिख दूं म्यू ऑफ n ऑफ w आपको कैलकुलेट करना है। पर अब की बार किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है? तो आपको करना है कांच के रिस्पेक्ट में। ओके जेंटलमैन, ठीक है। अगर आप समझ रहे हो तो ऐसा समझ सकते हो n21। यहां पर मैंने सेकेंडरी मीडियम किसको मान लिया? जल को। और जो फर्स्ट मीडियम है वो किसको मान लिया? ग्लास को। क्योंकि क्या कहना चाहता है कि कांच से किस में गई है? जल में गई है। ओके जेंटलमैन। और वैसे तो आप वैसे भी समझ सकते हैं, जिसका पूछा है जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, मतलब वाटर का पूछा है। और किसके रिस्पेक्ट में पूछा है? ग्लास के रिस्पेक्ट में। और अपन ये सूत्र जानते हैं या अपन ये फॉर्मूला जानते हैं कि जो वाटर है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऊपर आएगा और जो यहां पर लिखा है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स नीचे आएगा। अब तो इसकी वैल्यू लगानी है। NW की वैल्यू कितनी है? 4/3। और NG की वैल्यू कितनी है? 3/2। तो इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये ऐसा हो जाएगा 4/3 इंटू 2/3 और ये हो जाएगा 8/9। ओके जेंटलमैन, समझ तो गए क्या आप ये बात? ठीक है। चलो देखो, इसको एक बार इरेज कर देता हूं और उसके बाद आपको डिटेल में समझा देता हूं। ये तो सिंपल बातें थी। देखो, नॉर्मल क्वेश्चन आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है वो है 4/3 और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है वो है 3/2। अब की बार मैं आपसे ऐसा पूछूं, देखो 2 क्वेश्चन बन सकते हैं यहां से। फर्स्ट क्वेश्चन ये बन सकता है कि जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। और दूसरा बन सकता है कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है जेंटलमैन, अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर है तो आपको इसका आंसर देने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो सुनो।
जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक मतलब पूछा किसका है, वाटर का, तो यहां पर लिख दूं किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, ग्लास के रिस्पेक्ट में। तो अभी आपने निकाला था कितना आया था 8/9, सेम टू सेम हो जाएगा ना। अब की बार देखो इस क्वेश्चन को उल्टा करके भी पूछ सकता है कि कांच का जल के सापेक्ष, अब की बार पूछा किसका है, ग्लास का, तो यहां पर क्या लिखूंगा, एन ऑफ ग्लास, और किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, जल के रिस्पेक्ट में, तो यहां पर क्या लिख दूंगा, वो वाटर। ओके जेंटलमैन, समझ गए कि जो पूछा जाता है वो आगे लिखा जाता है और जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाता है उसको पीछे लिखा जाता है। फॉर्मूला आप जानते हो, जो यहां पर लिखा है उसको ऊपर लिखना है और जो यहां पर लिखा है उसको नीचे लिखना है, तो Ng/Nw, ठीक है। पुट वैल्यू इन द इक्वेशन, Ng का मान कितना है 3/2 और इसकी सीधी वैल्यू लगा दूं तो इसको उल्टा करके लिख दूंगा बेटा जी, तो ये क्या हो जाएगा 3/4, तो ये आ जाएगा 9 और ये हो जाएगा 8। अब देखो जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना है 8/9, तो कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना हो जाएगा 9/8। ओके जेंटलमैन, कंसेप्ट क्लियर कि जो यहां पर लिखा होता है उसको ऊपर लिखा जाता है और जो यहां पर लिखा होता है उसको नीचे लिखा जाता है। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो प्यारे बच्चों, आपके पास 3 मीडियम है। ये मीडियम फर्स्ट जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है N1 है, और ये मीडियम सेकंड जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N2 है, और ये मीडियम थर्ड जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है N3 है। आपको ये बताना है कि सबसे सघन और सबसे विरल माध्यम कौन सा होगा। प्यारे बच्चों, अपन पढ़ चुके हैं कि जिस माध्यम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है वो माध्यम सघन होता है, और जिस माध्यम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बोले तो अपवर्तनांक कम होता है वो माध्यम विरल होता है। ओके जेंटलमैन, आइए तो इस क्वेश्चन को करते हैं हल। देखो ये प्रकाश किरण है, ये क्या है अभिलंब, ये आपतित किरण है, और ये क्या है अभिलंब। ये जो है ये तो है इंसिडेंट रे आपतित किरण, और ये क्या है अभिलंब, तो ये क्या है अपवर्तित किरण। तो बताओ ये किरण अभिलंब की ओर झुक रही है, अभिलंब से दूर हट रही है, इसका मतलब ये अभिलंब की ओर झुक रही है। और अपन जानते हैं कि प्रकाश किरण विरल से सघन में आती है तो अभिलंब की ओर झुकती है, इसका मतलब ये माध्यम तो विरल और ये माध्यम क्या होगा सघन। कैसे पता चला, क्योंकि प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक रही है, इसका मतलब इसकी तुलना में ये माध्यम क्या है सघन है। तो बेटा जी ऐसा लिख दूं कि N1 से ज्यादा होगा N2। समझ में आ गई बात। अब आइए देखो सर, ओके फिर आगे चलो। N2 और N3 बताओ, ये प्रकाश किरण यहां से क्या हट रही है, दूर हट रही है। आपको पता है जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो दूर हटती है, इसका मतलब N2 जो होगा वो ग्रेटर देन होगा N3। ये बात समझ में आ गई क्या। देखो जेंटलमैन, ये प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट रही है, इसका मतलब ये माध्यम सघन है और ये माध्यम क्या है विरल है। चलो अपन को ये तो पता चल गया कि N2 जो है वो सघन मीडियम है, ठीक है। परंतु अभी अपन को ये और गेस करना है कि N1 और N3 में ज्यादा विरल कौन सा है। तो देखो प्यारे बच्चों, ये वाला एंगल देखना सर और ये वाला एंगल देखना, ये वाला एंगल इस वाले एंगल की तुलना में थोड़ा ज्यादा बड़ा है, मतलब प्रकाश किरण अभिलंब से ज्यादा दूर हट रही है, इसका मतलब ये माध्यम जो होगा ज्यादा विरल होगा। इसलिए मैं ऐसा लिख सकता हूं कि N1 इज ग्रेटर देन N3। ओके जेंटलमैन, नहीं बात समझ में तो दोबारा समझ लो। ये प्रकाश किरण इससे इसमें गई, अभिलंब की ओर झुक गई, इसका मतलब ये अपवर्तनांक ज्यादा होगा, ठीक है। फिर ये प्रकाश किरण मीडियम सेकंड से मीडियम थर्ड में गई तो अभिलंब से दूर हटी, इसका मतलब ये अपवर्तनांक इससे भी ज्यादा है, ठीक है। अब अपन को इनकी तुलना करनी है तो एंगल देखना बेटा जी, ये एंगल कम है और ये एंगल थोड़ा इसकी तुलना में बड़ा है, इसका मतलब ये ज्यादा दूर हट रही है, इसका मतलब ये माध्यम उतना ही ज्यादा विरल होगा। ओके, अगर मैं इसकी क्रम बनाऊं तो ऐसा लिख सकता हूं कि N2 जो है वो सबसे सघन मीडियम है, उसके बाद N2 के बाद कौन आएगा N1 और उसके बाद कौन आएगा N3। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि माध्यम जो 2 है वो सबसे ज्यादा सघन है और माध्यम जो 3 है वो सबसे विरल है। इन 3 की बात कर रहा हूं। ओके जेंटलमैन, चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो